नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को पहले ही 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये चौथी वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सबसे पहले अमरावती और सांची की स्तूप की नियति यानी कि भाग्य, किस्मत। किस तरीके से अमरावती का जो स्तूप है उसकी किस्मत खराब थी और वो नष्ट हो गई थी, है ना। और दूसरी तरफ हम सांची के स्तूप की बात करेंगे कि उसकी किस्मत किस तरीके से अच्छी थी, जिसके कारण आज भी वो सुरक्षित है। उसके बाद हम बात करेंगे स्तूप की मूर्ति कला की विशेषता। आपको पता होगा कि भाई स्तूप के आसपास बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई थी और उन मूर्तियों की क्या विशेषताएं हैं उनको हम समझने वाले हैं। और तीसरे टॉपिक में आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि भाई जो हीनयान परंपरा है और महायान परंपरा है, उन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, बौद्ध धर्म 2 भागों में आगे चल के बढ़ गया था, एक महायान परंपरा और दूसरी हीनयान परंपरा। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है उसको भी हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अमरावती की जो स्तूप है उसकी खोज किस तरीके से हुई थी। देखिए, अमरावती स्तूप की खोज 1796 में मानी जाती है। 1796 में इस स्तूप की खोज हुई थी, जब एकदम से क्या हुआ, एक स्थानीय राजा को मंदिर बनवाना था। तो मंदिर बनवाते समय उसने अमरावती के स्तूप के अवशेष देखे थे। अब उसको लगा कि भाई इसके नीचे हो सकता है कि इस अवशेष के नीचे या इस पहाड़ी इलाके के नीचे कोई खजाना छुपा होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, वहाँ पे खुदाई करवाना शुरू कर दिया, खनन कार्य करवाना शुरू कर दिया। अब खनन के दौरान क्या हुआ कि भाई उसको कुछ तो प्राप्त हुआ नहीं, लेकिन जो अवशेष के दौरान जो मतलब खुदाई के दौरान जो ईंटें अमरावती के स्तूप के अवशेष से मिले थे, उन ईंटों का प्रयोग उसने मंदिर निर्माण में करवा लिया। अब उसके कुछ वर्ष बाद क्या होता है कि यहाँ से कॉलिन मैकेंजी नाम का एक अंग्रेज अधिकारी गुजरता है। कॉलिन मैकेंजी के बारे में वैसे हम 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कॉलिन मैकेंजी ने क्या किया, यहाँ मतलब इस संरचना को देखा, अमरावती के स्तूप को देखा और उसके बहुत सारे चित्र भी बनाए, उसने चित्रांकन किए। लेकिन उनका जो रिपोर्ट था वो ना कभी छप नहीं पाया। मतलब उस चित्र में उन्होंने क्या किया था, अमरावती के स्तूप के बारे में सारा कुछ चित्र बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो उनका ये रिपोर्ट प्रकाशित हो जाता तो लोगों को अमरावती के स्तूप के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती। लेकिन उनका जो ये रिपोर्ट था वो कभी प्रकाशित ही नहीं हो पाया, कभी पब्लिश नहीं हो पाया। उसके बाद 1854 की हम बात करते हैं तो 1854 में क्या होता है, गुंटूर आंध्र प्रदेश का एक कमिश्नर है। वो आंध्र प्रदेश का कमिश्नर क्या करता है, अमरावती की यात्रा पे जाता है। ठीक है, और यात्रा के दौरान वो बहुत सारी मूर्तियों को लेता है, बहुत सारी मतलब जो ईंट है या मूर्तियाँ है, विशेषकर मूर्तियों की हम यहाँ पे बात करें तो मूर्तियों को मद्रास ले गया। और इस कमिश्नर ने क्या किया, जो पश्चिमी तोरण द्वार था, अमरावती का जो पश्चिमी तोरण द्वार था उसकी भी खोज कर ली और इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि भाई अमरावती का जो स्तूप था वो बौद्ध धर्म का सबसे भव्य और सबसे शानदार स्तूपों में से एक था, है ना। अब 1850 के दशक की बात करें ना, तो 1850 के दशक में अमरावती के स्तूप के अवशेषों की लूट सी मच गई थी। अलग अलग जगह पे इसको भेज दिया गया, जैसे कि कलकत्ता में भेजा गया है, जो कलकत्ता में आपका एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है वहाँ भेजा गया। मद्रास में जो इंडिया ऑफिस है वहाँ भी भेज दिया गया। इसके अलावा कई अवशेषों को, कई तोरण द्वारों को हम ब्रिटिश अधिकारियों के बगानों में देखते थे। मतलब लंदन तक पहुंच गए थे वो, और ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने बगान का शोभा बढ़ाने के लिए तोरण द्वारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और इससे अब समझ में आता है कि भाई कितने ज़्यादा मात्रा में अवशेषों को एक जगह से दूसरी जगह पे अमरावती के अवशेषों को लेके जाया जा रहा था। मतलब कोई भी व्यक्ति अमरावती जाता ना तो कुछ ना कुछ जरूर वहाँ से उस स्तूप के अवशेषों में से उठा के लेकर आता। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति ने विरोध कर दिया तो विरोध कहने पर पता है क्या जवाब होता था लेके जाने वाले जो व्यक्ति है उसका, कि भाई मेरे से पहले आने वाले लोगों ने भी तो यही किया है, मेरे से पहले आने वाले लोगों ने भी क्या किया, यहाँ से बहुत सारे अवशेषों को लेके गए, तो आप मेरा विरोध ही क्यों कर रहे हो, पहले के लोगों को आपको विरोध करना चाहिए था। ये जवाब मिलता था। अब यहाँ पे हम पुरातात्विक एच.एच. कोल की बात कर लेते हैं। पुरातात्विक एच.एच. कोल को ये सब चीज़ें बिल्कुल आत्मघाती लगता था। उनको लगता था कि भाई हमारे देश की जो भी कलाकृति है उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए, उसको सुरक्षित उसी जगह पे रहने दिया जाए, उसको संग्रहालय में या फिर किसी को गिफ्ट के रूप में नहीं देना चाहिए। हमें मेन कलाकृति को खोज वाले जगह पे रहने देना चाहिए और उसकी जो प्लास्टर प्रतिकृति है, ठीक है, यानी कि नकली प्रतिकृति है, वो हमें किसी को भी दान मतलब एक तरीके से गिफ्ट में दे दो या फिर संग्रहालय में रखवा दो, लेकिन मेन कलाकृति को हमें खोज वाले जगह पे ही रहने देना चाहिए। ये बात पुरातात्विक एच.एच. कोल ने कही थी। तो यहाँ पे ये सारे ऐसे कारण थे जिससे कि क्या हो गया, अमरावती का जो स्तूप था वो नष्ट हो गया, वो बचा नहीं रहा।
है ना। पुरातात्विक एज की स्कूल की जो विचार थी उसको अमरावती के स्तूप के लिए माना भी नहीं गया, तो इस कारणवश अमरावती का जो स्तूप था वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। दूसरी तरफ हम सांची के स्तूप की बात करते हैं, तो सांची का स्तूप क्यों बचा रह गया? देखिए, सांची के स्तूप के बचे रहने के पीछे का सबसे मेन कारण था भोपाल की बेगमों द्वारा लिए गए अच्छे निर्णय। उन्होंने बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए, जैसे कि धन का अनुदान दिया, संग्रहालय बनवाया, तिथिशाला बनवाया, सब चीज़ें हमने पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं। तो उनके द्वारा दिए गए अच्छे योगदान के कारण ही सांची का स्तूप बचा रह गया। दूसरी तरफ हम अगर खोज की डेट की बात करें तो अमरावती की स्तूप की खोज जो है 1796 में हुई थी, और यहाँ पे सांची के स्तूप की अगर हम खोज की बात करें तो 1818 में की गई थी। अब 1796 तक लोगों को ना स्तूप के महत्व का पता नहीं था, लेकिन 1818 में जब सांची की स्तूप की खोज हुई थी तो इस स्तूप के महत्व के बारे में लोगों को पता चल गया था। इसके अलावा जो पुरातात्विक एच कोल है, उनके विचार को अमरावती के स्तूप के लिए नहीं माना गया था, लेकिन इनके विचार को सांची के स्तूप के लिए मान लिया गया। यानी कि सांची के स्तूप को जहाँ पे खोजा गया है ना, उसके अवशेषों को वहीं पे रहने दिया गया, और इस कारण सांची का स्तूप बचा रह गया। तो ये सारे ऐसे कारण आप बता सकते हैं जिससे कि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया और सांची का स्तूप बचा रह गया। दोस्तों, हम सांची के स्तूप की मूर्तिकला की विशेषता को हम समझ लेते हैं। मूर्तिकला की विशेषता यानी कि स्तूप के आसपास हमें बहुत सारी तोरण द्वार पे बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली है, उनकी विशेषताओं को हम समझने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे मूर्तिकारों ने क्या किया है, गौतम बुद्ध की उपस्थिति को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। मतलब उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से उनकी उपस्थिति को दर्शाया है। जैसे कि यहाँ पे हम रिक्त स्थान की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे चित्रों पे रिक्त स्थान का चित्र मतलब बना हुआ दिखाया गया है, और रिक्त स्थान को गौतम बुद्ध के द्वारा जो ध्यान लगाया गया था उसका प्रतीक माना जाता है। मतलब बुद्ध के ध्यान के दशा का प्रतीक माना जाता है रिक्त स्थान को। इसके अलावा हम स्तूप की बात करें तो स्तूप को महापरिनिब्बाण यानी कि मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। महापरिनिब्बाण जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रतीक माना जाता है। तीसरे पॉइंट में हम बता सकते हैं चक्र के बारे में। चक्र इस बात को दर्शाता है जो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, है ना। तो गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक चक्र को माना जाता है। इसके अलावा आप तोरण द्वारों पे एक स्त्री की मूर्ति को देखेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। एक मूर्ति एक स्त्री है जो कि वृक्ष को पकड़े हुए झूलते हुए दिखाया गया इसको, और ऐसा माना जाता है कि ये सालभांजिका की मूर्ति है। सालभांजिका के बारे में ये बताया जाता है कि ये स्त्री अगर किसी भी पेड़ को छूती थी ना, तो इसके छूने के साथ ही उसमें अपने आप फूल और फल खिल उठता था, ऐसा माना जाता है। इसको मतलब एक तरीके से शुभ का प्रतीक या पवित्र शुभ का प्रतीक माना जाता है सालभांजिका को, ठीक है, बौद्ध धर्म में। इसके अलावा आप तोरण द्वारों पे बहुत सारे जानवरों के चित्र भी बने हुए पाएंगे, जैसे कि हाथी, घोड़ा, बंदर, गाय, बैल, है ना। बहुत सारे एक तरह से जानवरों के चित्र बनाए गए थे। इसमें से सबसे ज़्यादा महत्व हम हाथी को मानते हैं। हाथी को कहीं ना कहीं बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जानवर माना जाता है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर माना जाता है। तो विशेषकर हाथी को भी प्रतीक के रूप में लिया गया है। इसके अलावा एक चित्र में आप कमल दल और हाथियों के बीच में एक स्त्री को बैठे हुए पाएंगे, एक महिला को बैठे हुए पाएंगे, और इसके बारे में कहीं ना कहीं दो अनुमान है, ठीक है। कुछ का मानना है कि गौतम बुद्ध की माता माया है, और इसके अलावा कुछ लोग इसको गजलक्ष्मी मानते हैं, जिसको सौभाग्य लाने वाली देवी के रूप में भी हिंदू धर्म में माना जाता है, गजलक्ष्मी, ठीक है। तो ये इस पॉइंट के बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप सांप के चित्र को भी देख पा रहे होंगे। स्तूप के आसपास सर्प का चित्र भी मिला है। तो इसमें से एक इतिहासकार है जिनका नाम है जेम्स फर्गुसन। उन्होंने अनुमान लगाया कि सांची के स्तूप के आसपास वृक्ष और सर्प की पूजा भी होती होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको किसमें बताने हैं, स्तूप की मूर्तिकला की विशेषताओं में बताने हैं। दोस्तों, हम बौद्ध धर्म के विभाजन की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है आगे चल के, जिसको एक को हम बोलते हैं महायान परंपरा और दूसरा है हीनयान परंपरा। देखिए, महायान परंपरा जो है वो बौद्ध धर्म की नई विचारधारा है, और हीनयान परंपरा जो है वो बौद्ध धर्म की पुरानी विचारधारा है। अब महायान वाले अपने आप को बोलते हैं कि भाई गौतम बुद्ध जो है एक भगवान है, ठीक है। दूसरी तरफ हीनयान परंपरा में ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध एक इंसान थे, और वास्तव में गौतम बुद्ध इंसान ही थे, है ना। दूसरी तरफ हम महायान परंपरा की बात करें तो महायान परंपरा के लोग क्या करते हैं, गौतम बुद्ध की पूजा मूर्ति रूप में करते हैं, है ना, भगवान मानते हो। दूसरी तरफ हम हीनयान की बात करें तो भाई हीनयान वाले जो है वो भगवान नहीं मानते हैं, गौतम बुद्ध के उपदेशों को बस फॉलो करते हैं और इस तरीके से बौद्ध धर्म को मानते हैं। देखिए, ये जो विभाजन हुआ था वो महायान वालों ने ही किया था। महायान वाले जो मतलब मूर्ति रूप में जो पूजा करते थे, अपने आप को महायान बता दिया, और दूसरी तरफ जो गौतम बुद्ध को इंसान मानते थे उन लोगों को महायान परंपरा वाले लोगों ने क्या बोल दिया, हीनयान बोला था, ठीक है। तो ये दो बौद्ध धर्म में विचारधाराएं हैं।
अब देखिए इस चैप्टर के ऊपर एक और वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें हम हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे, हिंदू धर्म का उदय भारत में किस तरीके से हुआ था। बाकी यार आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और कोई इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस या दूसरे सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है तो उसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। आपके हर एक समस्या का समाधान जरूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।